जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एमएसपी को लेकर बातचीत करनी है क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। अफसर हो, जवान हो, जेसीओ हो, सभी एक ही हालात में काम करते हैं, एक ही परिस्थितियों में काम करते हैं। गोली ये नहीं देखती कि अफसर है, ये जवान है या जेसीओ है। सियाचिन की ठंड, राजस्थान की गर्मी ये नहीं देखती। लेकिन अभी तक एमएसपी है क्या? जवान जेसीओ को 5,500, एमएनएस को 10,500 के आसपास और अफसर को 15,000 के आसपास ये एमएसपी मिलती थी। और मांग ये की जा रही थी कि इक्वल एमएसपी होनी चाहिए, यानी कि जवान, जेसीओ, एमएनएस सबको बराबर एमएसपी मिलनी चाहिए क्योंकि सबको बराबर खतरा है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है दोस्तों, वो थोड़ी सी चौंकाने वाली हैं, थोड़ी सी निराश करने वाली हैं। और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि अफसरों ने यहां पर सिर्फ अपना ही फायदा देखा है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में जवानों की एमएसपी में 130.8% की बढ़ोतरी, जेसीओ की एमएसपी में 246.2% की बढ़ोतरी की सिफारिश जो है वो की गई है। ये सेना ने सिफारिश की है, ऐसी जानकारी आ रही है। जो रिपोर्ट बता रही है कि 8वें वेतन आयोग में जवानों के लिए 130.8, जेसीओ के लिए 246.2 एमएसपी वृद्धि की सिफारिश की गई है। और इसके बाद जो जवान है उसकी एमएसपी लगभग 15,500 माना जा रहा है कि इतनी हो जाएगी। जेसीओ के बारे में कहा जा रहा है कि जेसीओ की एमएसपी 18,000 के आसपास हो जाएगी और अफसर की एमएसपी 30,000 के आसपास हो जाएगी। यानी कि जितना अग्निवीर सैलरी ले रहा है उतने हमारे अधिकारी जो हैं सिर्फ एमएसपी ले लेंगे। और वो अग्निवीर जो अगर सियाचिन में है तो वो सियाचिन की ठंड उसके लिए, लेकिन उसको एमएसपी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, जो सेना की सिफारिश की बात आ रही है, जो कहा जा रहा है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जवानों के लिए 130.8%, जेसीओ के लिए 246.2%। और अगर मोटा मोटा आंकड़ा समझे तो जवानों को एमएसपी 12,000, अफसर को जेसीओ को 18,000 और अफसर को 30,000 एमएसपी। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और ये चौंकाने वाली बात है। हालात एक जैसे, खतरा एक जैसा, लेकिन पैसा अलग अलग क्यों? और उसमें भी अग्निवीर टोटली नजरअंदाज। हमने इस मुद्दे पर एक्सपर्ट से बात की है। अंत तक सुनिए और समझिए कि कहां जवान, जेसीओ पीछे रह जाते हैं। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फिर एक बार मुझे यहाँ पर बुलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया इसके लिए दिल से शुक्रिया। दरअसल व्यूअर्स चाहते थे और एमएसपी को लेकर बातचीत की जाए क्योंकि जो जानकारियां एमएसपी को लेकर आ रही हैं सामने वो बेहद चौंकाने वाली हैं। जहां तक मेरी और आपकी कई बार बातचीत हुई, हमने कहा कि इक्वल एमएसपी होनी चाहिए। जवान जेसीओ को जहां 5,500 मिल रही है, अफसर को 15,000 मिल रही है, तो वो जायज नहीं है। लेकिन अब जो सर जानकारी आई है वो थोड़ी सी मैं अपने व्यूअर्स के सामने रख दूं। कहा जा रहा है कि अब एमएसपी में बढ़ोतरी हो सकती है, जवान जेसीओ को लगभग 15,500 के आसपास पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अफसर की एमएसपी जो है 30,000 की जा सकती है। ये एक बहुत चौंकाने वाला एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो मुझे लगा सर कि मैं आपके साथ बातचीत करूं बैठकर। कैसे ये जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि भाई सरकार ये करने जा रही है। जवान जेसीओ लगभग जवान 12,000, जेसीओ लगभग 15,000 के आसपास और अफसर 30,000 के आसपास एमएसपी में। सर देखिए राजेश, वेतन आयोग का अभी गठन हुआ ही है और अभी कोई भी एक भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है कि ये, यानी कि ये लोग क्या विचार कर रहे हैं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं, किसने अपने आउटपुट दिए हैं, किससे इन्होंने इनपुट लिया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो जो जी जानकारियां मिल भी रही हैं वो इतनी पुष्ट नहीं है। जो अभी आपने बताया एमएसपी को लेकर के, मेरे भी कान में ये बातें आई थी। लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है कि अभी कयास लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हमें कम से कम मार्च के महीने तक रुकना होगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि मार्च के महीने में कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आएंगी जिससे हम अंदाजा लगा सकेंगे। लेकिन अगर जैसा ये जिस चीज को, जिसको आप हम और आप चर्चा कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो जी ये मैं जस्टिफाइड तो नहीं कहूंगा, क्योंकि एमएसपी एक ऐसा विषय है जिसमें मांग इसी बात की है कि
चाहे जवान हो, चाहे जेसी हो, चाहे ऑफिसर हो। इनके बीच में एक पैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सर्विस का जो प्रॉब्लम्स है वो सबको एक समान झेलने पड़ते हैं। और अगर पैरिटी नहीं भी होती है तो डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि रकम 2 गुना या 3 गुना हो। 1000, 500, 2000 इतना डिफरेंस तो समझ में आता है कि आप जवान, जेसीओ और ऑफिसर में कर दें, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस मुझे पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, वेतन आयोग क्या डिसाइड करता है, उन तक बात कैसे प्रोजेक्ट करी जाती है, देखिए इसका भी असर पड़ता है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वेतन जी, आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं ज्यादातर सिविलियंस हैं, उनको फौज के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसी दिक्कतें आती हैं, उन चीजों का अंदाजा नहीं होता। वो अंदाजा उनको तब मिलता है जबकि वो फौज के लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है वेतन को लेकर के, उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अब लेकिन मैं उन्होंने बीच में कहा टोक रहा हूँ, तक मैं दिया बीच है। में माफी के साथ मैं बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन क्या वाकई में उनको जवान से मिलने दिया जाता है? क्योंकि हमने भी 17 साल नौकरी की, ऐसा नहीं हो पाता है कि जवान तक वो मिल पाए, पहुंच पाए, या जवान से अगर मिलने का मौका भी मिल जाए तो जवान को पहले कह दिया जाता है कि तुमने कुछ नहीं बोलना है, अगर बोला तो कंपनी कमांडर सीओ साहब के साथ सामने तुम्हारी पेशी हो जाएगी। ये हकीकत है सर। और जो आगे जाकर बात रखते हैं वो तो जनरल साहब ही रखते हैं, और कौन अपना घाटा चाहेगा? देखिए राजेश, मैं वहीं पे आ रहा था कि वो लोग जी, किससे मिल रहे हैं, कौन उनसे बातें कर रहा है, और किस तरह की बातें प्रोजेक्ट करी जा रही हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो जो रवैया रहा फौज का, फौज एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर रैंक वाइज चीजें डिक्लेयर करी जाती हैं, बातें भी हायर रैंक के लोग ही करते हैं। तो ये तो हमेशा का फिनोमेना रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि फौज को आप सिविल की तरह नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज तो नहीं होने वाली। जैसा हमने भी देखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने भी अपने कार्यकाल में देखा है कि जब भी वेतन आयोग गठित होता था, टीमें आती थी, लेकिन वो क्या है कि बड़े अधिकारियों से मिल करके चली जाती थी। हम लोगों से मैक्सिमम इतना कहा जाता था कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अपने बड़े अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद हम उनसे बातचीत कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेक्टेशन सही ढंग से पहुंचाई जाती है, नहीं पहुंचाई जाती है, इसके ऊपर बात करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक्चुअली एग्जैक्टली एक जवान को क्या चाहिए, एक जेसीओ क्या चाहिए, ये बात अफसर कैसे बता पाएगा, और अगर वो बताता है तो क्या वो सही से रिप्रेजेंट कर पाता है, ये तो वेतन आयोग का रिपोर्ट आने के बाद ही बात पता चलेगा राजेश। हाँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर सियाचिन ग्लेशियर में कोई जवान है, कोई कैप्टन साहब है, कोई मेजर साहब है, या एक नायब सूबेदार सूबेदार साहब है, तो वो माइनस ठंड जवान के लिए भी उतनी है, जेसीओ के लिए भी उतनी है, अफसर के लिए भी उतनी है। जवान के लिए तो ये भी प्रॉब्लम है कि उसने पूरी रात वहां पर बाहर बैठना है पोस्ट पर। अफसर तो फिर भी जाके रेस्ट कर लेगा, लेकिन जवान बैठेगा सर पूरी रात। ये हकीकत है। और राजेश, जो दुश्मन की गोली आती है वो उसमें ये नहीं लिखा होता है जवान को लगेगी है या जेसीओ को लगेगी या अफसर को लगेगी। ये भी देखिए, खतरा सबको बराबर है। आप एम्बुश में गए हुए हैं, वहां पे एक जवान को भी उतना ही खतरा है, एक ऑफिसर को भी उतना ही खतरा है। तो मिलिट्री सर्विस पे भी ही इसलिए जाती है कि आप जो है सिविल लोगों से अलग तरह का काम करते हैं, इसलिए आपको कुछ पैसे अलग से दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर ये है तो इसको सबके पास, सबके सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर डिफरेंस आपको रखना भी है रैंक वाइज, तो नॉमिनल होना चाहिए, जिससे सिर्फ ये पता चले कि हाँ ये हायर रैंक का अधिकारी है, तो इसको इसमें 1000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता है कि एमएसपी के नाम पे जो पैसा मिल रहा है वो अलग अलग दिया जाए। और मजेदार बात तो यह है कि अग्निवीर भाइयों के लिए तो एमएसपी भी नहीं है। वो उनकी भी विडंबना देखिए, वो भी बराबर जोखिम है, वो भी सियाचिन ग्लेशियर में है, वो भी जम्मू कश्मीर में है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन उनके लिए एमएसपी है ही नहीं। बस एक आखिरी पॉइंट, फिटमेंट फैक्टर कहां तक आप ठहर रहा है? कुछ जानकारी आप पाई है सर? कुछ पता लग पा रहा है? राजेश, जो मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अभी सरकार बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर पुराने पे कमीशन के हिसाब से रखती है तो उनको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा पेमेंट एंड पर्क्स में। तो शायद सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, और बीच का रास्ता होता है कि 2 के आसपास, फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास वो रखना चाहेंगे। 2.5 या 2.8 जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो होना चाहिए, वैसा तो वो नहीं देने जा रहे हैं। और ऐसा कुछ इंडिकेशन बजट में भी नहीं आया, क्योंकि बजट भी मैंने फॉलो किया था। बजट के ऊपर भी अलग से ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें कि लगे या इशारा हो कि कुछ पैसा एक्स्ट्रा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए वेतन वगैरह में दिया जाएगा। तो उससे हम कुछ अंदाजा लगा सकते थे कितना पैसा अलॉट हुआ है, तो कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।
तो चूंकि उसकी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ इस बात पे जोर दिया गया हमेशा की तरह कि सेना का बहुत सारा पैसा वेतन और भत्तों में निकल जाता है। सरकार का एक रटा रटाया संवाद है और उन्होंने इस बार भी वो कहने से वो बाज नहीं आए हैं, बल्कि ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये सैनिकों के ऊपर एक प्रहार होता है जब ये बातें कही जाती हैं कि सेना का बहुत ज्यादा पैसा आपके वेतन में खर्च जाता है, आपके पेंशन में खर्च जाता है। तो ये बहुत गलत चीज है, लेकिन अब इससे हमको जूझना पड़ेगा। तो फिटमेंट फैक्टर जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि ये 1.9 से 2 के बीच में ही रहने वाला है। इसके ऊपर अगर सरकार को ले जाना होता तो कुछ इंडिकेशन हमको बजट में दिखाई देते। चलिए, लेकिन उम्मीद है कि सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जल्द से जल्द जेबों में पैसा है, हमारे अकाउंट में पैसा है। मैटर तो वो करता है, कब आता है ये भी देखने होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम सर, आपने समय दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। टेक केयर सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपको सर। बुलाने के लिए।